नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज। तो यार देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ आवर किसके द्वारा जो है मनाया जाता है। जब अर्थ आवर की बात करें तो यूनेस्को, WWF, संयुक्त राष्ट्र, IUCN। याद रखिएगा मेरे भाई, 30 क्वेश्चंस करेंगे तो कॉपी का एक पेज फाड़ लीजिएगा, कहीं भी एक कोने में अपना स्कोर हमें नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन कठिन लगे उसका क्या करना है, अपना कहीं भी वन लाइनर में लिख लेना है। तो अर्थ आवर की बात करें तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। WWF से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। WWF से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कहता है कि इसका फुल फॉर्म बता दीजिएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड नहीं, इसका पूरा आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। ऐसे ही IUCN का स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। IUCN क्या करता है? IUCN एक संस्था है जो रेड डाटा बुक को जारी करता है। तो फिलहाल अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्या इसकी जो है डिफिनेशंस होंगी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे? अर्थ आवर WWF के द्वारा मनाया जाता है, जिसका हमने फुल फॉर्म बताया, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। इसके 5 मिलियन समर्थक हैं। 1 मिलियन में आपको जानते हो कितनी संख्या होती है? 10 लाख होती है। और यह 100 देशों में फैला हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? धरती के संसाधनों को बचाना। तो बस बात समझ में आई कि यह क्या है। अर्थ आवर क्या है? धरती के संसाधनों को, चाहे वो प्रकृति रूप से है तो प्रकृति रूप से आपके जो जल होता है, वन होते हैं, इन सभी को बचाने का काम किया जाता है, ठीक है। प्राधिकरण NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोले तो NGT। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 नहीं 3 क्वेश्चन बनेंगे, और तीनों क्वेश्चन एनवायरमेंट के जबरदस्त टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं। क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जस्टिस AE नायडू, जस्टिस लोकेशर सिंह, जस्टिस मार्केंड काटजू, या फिर नन ऑफ दीज। तो भैया जल्दी से कमेंट करेगा। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? लोकेशर सिंह के साथ चला जाएगा। अब देखो NGT क्या है, फुल फॉर्म आपको बताएंगे। हिंदी में फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। और इसकी स्थापना सर्जी हुई थी 2010 में। तो क्वेश्चंस क्या हो सकता है? क्वेश्चंस ये हो सकता है कि यहां पर पहले अध्यक्ष कौन है? जस्टिस लोकेशर सिंह, NGT, ठीक है ना, NGT के। और स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है नाम इनका, यानी लोकेशर सिंह साहब का। बहुत अच्छा गाइस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंतिम। देखो यार, ट्रायंगल सिद्धांत का यहां पर होता है, जो सबसे ज्यादा जो है ऊर्जा को ग्रहण करता है, वो कहीं ना कहीं उच्च ट्रायंगल के स्थान पर अपनी जगह को बना लेता है। अगर हम बात करें कि उत्पादक को कौन खाता है, तो उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, उनको खाने वाला होता है प्रथम उपभोक्ता, है ना। तो इस तरीके से चैन जो है बनती चली जाती है। तो मैं उसको खाद्य श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें तृतीय उपभोक्ता, पहला, दूसरा, तृतीय, तो मैं कह सकता हूं कि तृतीय जो उपभोक्ता है ना, वो कहीं ना कहीं सभी चीजों को खा लेता है, यानी वो मांसाहारी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। अब अंतिम क्यों नहीं मारा? अंतिम कहीं ना कहीं आप जानते हो कि मांसाहारी से लेकर हर चीज में सर्वाहारी में भी आ जाता है। तो अंतिम में कहीं ना कहीं मनुष्य भी आ जाएगा। तो राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर 4 से तीसरा सबसे बेस्ट है। राइट आंसर तृतीय चला जाएगा। बहुत बढ़िया गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, या अपघटक कहते हैं। हमने आपसे कहा कि आपको जब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई उत्पादक क्या होते हैं, तो उत्पादक होते हैं आपके पेड़ पौधे। ये ऐसा ही लिख लेना जैसा मैं बता रहा हूं आपको। उत्पादक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से आपको उत्पादक बताइए, तो पेड़ पौधे आप अभी मैं बता रहा हूं, तो भाई एग्जाम में तो क्लियर कर लोगे, लगा लोगे ना एग्जाम में। उत्प्रेरक को यहां पर बात नहीं होती। उपभोक्ता वो होता है जो इनको यहां पर खाता है, तो पहला उपभोक्ता हो जाएगा। दूसरा वो होता है जो पहले को खाता है। तीसरा वो हो जाता है जो दूसरे को खाता है। अपघटक क्या होता है? इन दोनों को खत्म करने का, यानी इसको खत्म करने का काम करता है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उत्पादक में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? गाइस ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो पौधों की बहुत सी संस्कृति, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, या फिर सब्जियों के अध्ययन। अब यहां से 2 तरीके के ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अब देखिएगा, दोनों तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, मैं बता देता हूं। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, पौधों की बहुत सी संस्कृति। अब देखो, आपने जब भी हाइड्रोपोनिक्स को पढ़ा होगा तो किताबों में ये लिखा होगा कि पानी में पौधों को उगाना बिना मिट्टी के। तो याद रखना है, जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन आ जाए। तो याद रखना है, हाइड्रोपोनिक्स का जो रियल अर्थ है वो क्या है? पानी में, ध्यान दीजिएगा, पानी में पौधों को उगाना, और वो भी कैसे? बिना मिट्टी के।
कंकड़ डाल दीजिएगा, कुछ भी डाल दीजिएगा, या फिर कुछ मत डालिएगा। पानी में इस तरीके के पौधे जो पानी में उगते हैं, पानी में उगाने की विधि होती है, और वो भी कैसे सर, बिना मिट्टी के, उसको हम हाइड्रोपोनिक्स पद्धति कहते हैं। और तो भैया ये पौधों से ही रिलेट हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। कोई यहां पर संशय वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छे। एक हाइड्रोपोनिक्स होता है, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स में बहुत सारे पोनिक्स होते हैं, इस तरीके से हम आपको आगे बताते चले जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक, लेते हैं राज्य से, स्टेट से क्वेश्चन लेते हैं। सभी राज्यों से क्वेश्चंस लेंगे, टेंशन मत लेना। जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? जवाई के जंगल, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। गाइस यहां पर राइट आंसर लगाए फटाफट। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, आप सभी को सैल्यूट है। राजस्थान हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। राजस्थान हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में भी आपको बता देते हैं कि जवाई के जंगल राजस्थान में है, जो पाली जिले में है। इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व स्टेटस मिला हुआ है। तो दो क्वेश्चन यहां से बन गए। आपसे कह सकता है कंजर्वेशन रिजर्व स्टेटस किस जंगल को मिला हुआ है? जवाई के जंगल कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान के कहां पर है सर, कौन से जिले में है? तो पाली जिले में है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 एक और लेते हैं प्रदेश से। क्वेश्चन आता है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन। उठाइए क्वेश्चन को। विक्रमशिला, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन सही हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, असम में है। मैंने कहा आपसे विक्रमशिला, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा भागलपुर की बात होती है गाइस। एशिया का सबसे बड़ा यहां पर इसको जाना जाता है। भागलपुर सर बिहार की बात करते हैं, और भागलपुर बिहार जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ, हमारा बिहार, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं यहां पर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है, जो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गंगा की डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक आपको लगता है बहुत सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन आज भी पिछली बार एग्जाम हुआ टेट का, उसमें भी पूछ लिया गया कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ जी, कितने बच्चे बिहार से, राजस्थान से, यूपी से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा इस सीजी टेट वाले हैं, जल्दी से कमेंट करें फटाफट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग यानी एवीएस, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जी हां, तंत्र से संबंधित है? अब देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल है, नागोया प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जेनेवा प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है आप सभी जानते हो, कहीं ना कहीं ओजोन परत का संरक्षण के लिए 16 सितंबर को मनाते हैं हम हमेशा, है ना। तो ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहा था। अब यहां पर कह रहा है एवीएस, जिसको हम कहते हैं एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, ये प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो एवीएस से संबंधित है, या एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक नया प्रदेश लेते हैं, एक नया प्रदेश लेते हैं, बहुत बढ़िया गाइस। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल, नागपुर, मैसूर, लखनऊ। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। शहर लिया है, शहर मतलब राज्य में ही तो होगा। ये तो भोपाल की बात करें, नागपुर महाराष्ट्र की बात करेंगे, मैसूर की बात करेंगे, यहाँ पर लखनऊ की बात करें, यूपी की बात करेंगे। तो टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है सर जी, भोपाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया गाइस, सबसे सभी ने आंसर लगभग सही लगाया है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत लगाया है, वो सीख ले, ठीक है, आगे गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। बहुत अच्छे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छे, बेहतरीन गाइस, बेहतरीन। बैठ जाओ बटन पर, बैठ जाओ, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां पर है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी से 3 क्वेश्चन आते हैं। कहता है विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां है? 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर? भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता है आपके केरल के शांति घाटी में। ये केरल का शांति घाटी जो है आपका स्थल, ये यहाँ पर है, ठीक है, केरल के शांति घाटी पश्चिमी जो है इलाके में। और कह रहा है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर है? ये है आपका रोम में। और एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में कार्यालय कहाँ पर है इसका? तो भारत में याद रखिएगा, भारत में इसका कार्यालय है, इसको लिख लीजिएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का कार्यालय मैंने नहीं कराया है अभी तक एग्जाम में। मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन क्लास पढ़ाता हूँ अभी तक मैंने नहीं इसको बताया है, लेकिन अभी बता दीजिएगा कि बता दिया, दिमाग में आ गया तो एग्जाम में आ सकता है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो रोम मारेंगे। जैव विविधता का भारतीय कार्यालय कहाँ है? तो आप चेन्नई मारेंगे। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल की साइलेंट वैली में है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
अपघटन करता है, अपघटन करता है, ठोको लाइक ठोको सब्सक्राइब। जी हाँ, अपघटन करता है पशु, जीवाणु, कवक, जल्दी से, और जीवाणु और कवक दोनों। हमने कहा उत्पादक में कौन आते हैं, मैंने कहा उत्पादक में आते हैं पेड़ पौधे। मैंने कहा उत्पादक में आते हैं सर जी पेड़ पौधे आते हैं। मैंने कहा सर जी उपभोक्ता में कौन आता है, जो इनको खाता है तो वो फर्स्ट कहलाएगा, जो उनको खाता है सेकेंड, जो उनको खाता है वो थर्ड कहलाएगा। इस तरीके की चेन बनती रहती है। अपघटन करता उत्पादक और उपभोक्ता को दोनों को खाते हैं, यानी कहीं ना कहीं दोनों को खत्म करने का काम करते हैं, और जीवाणु और कवक दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक कारक नहीं है। मैंने कहा एनवायरमेंट में दो तरीके के कारक होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स की बात होती है, एक एबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक और अजैविक की बात होती है, अजैविक और जैविक की बात होती है। अजैविक में ये अजैविक है, एबायोटिक। अजैविक में क्या होता है, ताप दाब इत्यादि होते हैं, महासागर पानी आनी होता है। और जैविक में क्या होता है, जैविक में होता है लिविंग थिंग्स, पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं। अजैविक कारक नहीं है तो पौधे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये तो है भैया जैविक कारक, तो 3 ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी भूभाग क्षेत्र पर कितने प्रतिशत वनों का होना अनिवार्य है। यहाँ पर कह रहा है देखो वन, भारत में यहाँ पर मैं आपको मैप में हम 7 चीजें बताएंगे, 7 लगभग चीजें बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, 7 नहीं तो 5 तो बता ही दूंगा। सुनेगा मेरे भाई कि अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार वन कहां पर है, क्षेत्रफल के अनुसार वन कहां पर है, तो ये हो जाएगा अपना एमपी वाला इलाका। भारत में सबसे ज्यादा परसेंट के हिसाब से वन कहां पर है, तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम वाला इलाका। 2 क्वेश्चन हो गए। और एक और पूछता है कि भारत में घने वन कहां है, तो घने वन वाला हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका, एपी वाला इलाका, ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है, परसेंटेज में मिजोरम सबसे आगे है, घने जंगलों में अगर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कितने वन होने चाहिए पृथ्वी पर, तो 33% होने चाहिए, और एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए तो 33.33% होने चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये आए कि वर्तमान में कितने हैं, भाई होने चाहिए तो इतने, वर्तमान में कितने हैं, शायद 24 यानी 24.33% वर्तमान में है, एग्जैक्ट डाटा है ये, ठीक है। राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 14। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर कुछ मात्रा में रोक ली जाती हैं, जो भाग जिस थोड़ा सा भी भाग होता है वो वापस नहीं पहुंच पाता है। अच्छा 100% किरणें आई होंगी और इनका कुछ भाग अगर पृथ्वी पर रुक गया होगा, तो ये बताओ सूर्य की किरणें होती हैं गर्म, और कहीं ना कहीं जो ताप होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, तो मैं कहूंगा डायरेक्ट बात है कि सिंपल सी बात है कि भाई बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं भूमंडलीय तापन, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको कहते हैं जो है ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, बहुत सारी चीजों के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होता है, रियल कारण होता है CO2 का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार पूछा है तो फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में घास को रखा गया है, घास को किस श्रेणी में रखा गया है, यानी कौन सा पौधा ऐसा है, कौन सा पौधा ऐसा है जो घास है, कौन सा ऐसा पौधा है जो घास है। पर्यावरण में एक ऐसा पौधा है जिसको घास की श्रेणी में रखा गया है, ये पूछ रहा है आपसे। बहुत अच्छा गाइस, देखिएगा यहां पर आपका बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसको घास की श्रेणी में रखा गया है। देखो यूकेलिप्टिस की बात करें तो एनवायरमेंट का जो आतंकवाद है ना, वो इसको कहा जाता है, और ये राइट आंसर आपका चला जाएगा घास के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यानी बांस जो होता है ना, बांस बहुत लंबा होता है, और याद रखिएगा यहां पर आपके ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा इस बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ये क्या होता है, इसको घास की श्रेणी में रखा जाता है, ये पेड़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। घास के श्रेणी में रखने वाला पौधा है आपका बांस, और ये यूकेलिप्टिस है अपना आतंकवाद कहा जाता है। एक और होता है आतंकवाद के नाम से जानते हैं, जो अपने उसमें पाई जाती है तालाबों में, जो पानी को सोख लिया करती है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम। बहुत अच्छे। जब भी हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस में सबसे ज्यादा हानिकारक गैसेस में कौन सा हाथ है, किस गैस का हाथ है, तो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ज्यादा उसमें हाथ होता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्थल मंडल में तत्व कौन सा है, घटक कौन सा है, तो मैं सिंपल सी बात आपसे कहूंगा कि आप मुझे ये बताओ, स्थल मंडल की बात कर रहा है, सबसे बड़ा घटक पूछा है, तो वो तो ऑक्सीजन हो जाएगा ना यार। इसमें ये तो पूछ नहीं रहा कि कौन सा प्रभाव है, खराब पड़ रहा है या जो है अच्छा पड़ रहा है, ये कह रहा है सबसे बड़ा घटक का मतलब है ये सकारात्मक रूप से पूछ रहा है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पर तत्व माना जाता है। अब देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। जब भी आपसे पूछे स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक, तो ऑक्सीजन मारेंगे। सबसे बड़ा धातु का घटक अगर पूछा जाए तो फिर क्या मारोगे, तो आप मारोगे एल्यूमिनियम मारोगे। सबसे ज्यादा पृथ्वी में
Fe नहीं है, लोहा नहीं है, बहुत सारे बच्चे लोहा मार देते हैं, सबसे ज्यादा पृथ्वी में एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? BSI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो गाइस अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की बात करेंगे, बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। भैया मेरे बिल्कुल आप राइट हैं, बिल्कुल बात राइट है। आप कुछ बच्चे बी मार रहे हैं, कोई बात नहीं, गलत होते हैं, गलतियां होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। BSI भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, वनस्पति सर्वेक्षण फिर से सुन लीजिएगा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में है, कोलकाता में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। जीवाश्म ईंधन के दहन में, ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म ईंधन, जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं, जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो कौन सी गैस पैदा नहीं होती? देसी भाषा में समझो, अब क्वेश्चन को लगाओ। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो जब भी हम ईंधन को जलाएंगे तो मुझे ये पता है कि कंफर्म वो धुआं देगा, कंफर्म वो धुआं देगा, और जब धुआं देगा तो वो कंफर्म है कि CO2 देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और कहीं ना कहीं हर ऐसी गैस होगी जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगी। चाहे लकड़ी का धुआं हो, चाहे किसी का धुआं हो, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगी, पक्का करेगी, चाहे थोड़ा करे चाहे ज्यादा करे। तो ऑक्सीजन वहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पैदा नहीं होती है, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती है, तो फिलहाल ऑक्सीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब क्वेश्चन एक और बनता है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस का मात्रा कौन सी होती है? 78% के साथ नाइट्रोजन चली जाती है। एक और गैस आती है कि उसके दूसरे नंबर पर कौन होती है? 21 यानी 21% के साथ ऑक्सीजन चली जाती है। और फिर इसके तीसरे नंबर पर कौन सी आती है? 0.93% के साथ आर्गन रहती है। और लास्ट में रहती है हमारी CO2 रहती है, जिसका जो मान होता है 0.03%। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल ऑक्सीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, हाँ जी ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, मतलब ये पूछा था कि भाई कौन सा यहाँ पर जीवाश्म ईंधन को जलाने पर कौन सी गैस नहीं निकलती है, तो मैंने कहा पॉल्यूशन वाली सारी गैसेस इकट्ठी कर दो और कौन सी गैसेस हैं उनको हटा दो, तो ऑक्सीजन हटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 20, पौधों को वर्गीकृत किया जाता है, पौधों को वर्गीकृत किया जाता है। फटाफट आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिएगा। बहुत अच्छा गाइस, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देखिएगा, पौधों को वर्गीकृत किया जाता है। मैंने कहा लिविंग थिंग्स को, पौधों को अगर हम देखा जाए तो हम उनको उत्पादक में रखते हैं, और उत्पादक में रखेंगे तो अपघटक का काम ही खत्म हो गया, तो अपघटक का काम खत्म हो गया तो उपरोक्त सभी भी खत्म हो गया। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, उत्पादक का आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्लार्क वी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्यजीव सुरक्षा से, पर्यावरण संरक्षण से, जल संरक्षण से, या फिर खेल से? क्लार्क वी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? क्लार्क वी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्यजीव सुरक्षा से, पर्यावरण संरक्षण से, जल संरक्षण से, या फिर खेल से? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, वन्यजीव सुरक्षा से। क्या है कि वन्यजीव सुरक्षा से जो पुरस्कार संबंधित है वो है क्लार्क वी वेविन पुरस्कार, वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है। यह वन्यजीव सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अगर वन्यजीव सुरक्षा के लिए अच्छा कार्य करता है तो हर साल इस पुरस्कार को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? क्लार्क वी वेविन पुरस्कार वन्यजीव सुरक्षा में दिया जाता है। क्वेश्चन में यह भी आ सकता है क्लार्क वी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्यजीव से संबंधित है, या वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित कौन सा पुरस्कार है? तो यह क्लार्क वी वेविन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हर राज्य के क्वेश्चन है, हर राज्य के स्टूडेंट भी हैं। तो अगर हम बात करेंगे आपके टेट एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया। तो केरल हो जाएगा राइट आंसर, केरल हो जाएगा। मुझे कमेंट करिएगा कि केरल राज्य की राजधानी क्या है, केरल राज्य की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा। बहुत अच्छे गाइस, हम आपके कमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष है, रेफ्रिजरेटर है, दूषित जल है, केरोसिन है। हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन में बात करते हैं तो CFC की बात होती है। तो CFC क्या है? ओजोन परत को यानी O3 को नष्ट करने के लिए क्या करता है? उत्तरदायी होती है, जो रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है। और आपके सेविंग वाले क्रीम में भी होती है, जो सेविंग की क्रीम आती है उसमें भी CFC का मात्रा होता है, तो उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा, किसके साथ चला जाएगा? रेफ्रिजरेटर किसके ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर 2 पर चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24,
अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से करेंगे। राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट हो चुके हैं आपके आंसर्स आने। राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना, पर्यावरणीय कानून बनाना, पर्यावरण संरक्षण, या फिर ये सभी। तो गाइस अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा बच्चों का, हर बच्चे यहाँ पर ये सभी लगा देते हैं देख के। तो क्या हर आंसर का, हर क्वेश्चन का आंसर ये सभी हो जाएगा? नहीं। युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना, यही राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य होता है। हम कानून नहीं बना सकते, जब कानून नहीं बना सकते हैं तो फिर ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या होगा? युवाओं के लिए होता है, क्या है? राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ पर है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ पर है? भोपाल, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ पर स्थित है? तो गाइस यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं सर जी ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। भैया मेरे बिल्कुल आप भोपाल सही हैं, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो मुख्य बेंच है वो है आपकी भोपाल, एमपी क्षेत्र में है। ठीक है ना, एमपी स्टेट में है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको टाइगर ऑफ स्टेट कहा जाता है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा वनों का उल्लेख है क्षेत्रफल के अनुसार, परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2010 में हुई थी। किसकी सर जी? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसका मुख्य बेंच है भोपाल में, स्थापना हुई थी 5 मई 2010 को। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है। जी हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगर हम देखते हैं भाई क्या घटती है, क्या घटती है, आप दिमाग लगाओ। अब जब भी हम बात करते हैं उत्पादक उपभोक्ता की बात करते हैं, तो इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है? इसमें एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि हम ऊर्जा की बात करते हैं। जो सबसे ऊंचा ट्रायंगल सिद्धांत पर आधारित होगा, आश्रित होगा, वो सबसे ज्यादा ऊर्जा लेगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा वो ऊर्जा होगा। 10% का ऊर्जा का नियम भी हमने आपको बताया था कि लिंडेमान ने दिया था। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 27। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो नमदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो सिंपल सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है ना, भारत का एक ऐसा पूर्वी राज्य सबसे ज़्यादा जो पूर्व में है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। जहाँ के अपेक्षा गुजरात की अपेक्षा ये गुजरात है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके अपेक्षा 2 घंटे पहले यहाँ पर क्या होता है? सूर्य निकल आता है। ठीक है, क्यों निकलता है? क्योंकि वो उत्तर में, पूर्व में है। तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर कर्नाटक? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका है हमारा कहां पर है सर जी? कर्नाटक में है। ठीक है, नागरहोल की बात करते हैं सर, कर्नाटक के साथ चला जाएगा। काजीरंगा की बात करते हैं, असम के साथ चला जाएगा। नमदफा की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के साथ चला जाएगा। पैराम्बिकुलम की बात करते हैं तो केरला के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। वन महोत्सव किसने स्टार्ट करा था? वन महोत्सव किसने स्टार्ट करा था? ये आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया। वन महोत्सव किसने स्टार्ट करा था? के.एम. मुंशी ने, चंद्रा मूरी ने, अमृता बिश्नोई ने, नन ऑफ दीज। तो देखिएगा, वन महोत्सव की बात करते हैं किसने स्टार्ट करा था, तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा के.एम. मुंशी साहब। के.एम. मुंशी साहब ने वन महोत्सव को स्टार्ट करा था। ठीक है, हाँ जी। आपको यह बताना है, क्या बताना है? वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जी हाँ, फटाफट फटाफट बताइएगा। देखिएगा, हम आपको बता देते हैं। वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई, यानी पहला सप्ताह होता है जुलाई का पहला सप्ताह होता है, वो होता है हमारा वन महोत्सव होता है। और स्टार्ट किसने करा था? के.एम. मुंशी साहब ने स्टार्ट करा था। क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया है केवल बिना ऑप्शंस का। 29 क्वेश्चन आपके लिए हैं हमने। क्या लिए हैं? आपके ऑप्शंस वाले। तो 30 क्वेश्चन आपका रहेगा कि ताजमहल के पीले पड़ने वाला कारण जो होता है, रीजन होता है, पीले पड़ने का रीजन जो होता है, उसका कारण क्या है? तो भाई एसिड रेन होता है। क्या होता है? एसिड रेन होता है। और जिसमें अगर हम पूछें आपकी किसकी मात्रा इंपॉर्टेंट है, भाई SO2 का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूमिका होती है, जो बहुत ही एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। दोस्तों, ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें